dear students. Again, welcome to you all in the class of discrete mathematics for undergraduate level. Today, the topic of discussion will be the equivalence classes and partitions. And this is the continued lecture of the previous video, relations lecture 4. And now it is my fifth lecture on the same topic. I, Dr. Bharat Goyal from Department of Mathematics, GSS DGS Khalsa College, Patiala, again welcome you all in this video lecture. So, in the previous lectures, we have discussed the concept of equivalence classes. The equivalence classes are constructed on the basis of the equivalence relations. So, firstly, the definition of the equivalence class, I again repeat here in this video, which I have elaborated more specifically in the previous video lectures. So here I am only delivering, just revising you the definition of the equivalence classes. So क्या होती थी इक्विवेलेंस क्लास? अगर R हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R is an equivalence relation which is defined on the set S, the set of all elements related to an element A of S. किसी एक एलिमेंट के लिए हमने एक इक्विवेलेंस क्लास को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू दैट एलिमेंट. जितने भी एलिमेंट्स, जो भी हमने रिलेशन डिफाइन किया है, उसके बेसिस पे जितने भी एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेट होंगे वो किसकी क्लास में आएंगे? ए की क्लास में. और उस इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करेंगे विद दिस सिंबल. सो इन मैथमेटिकली in short form we can write it like this: the class of A consists of those x belonging to x such that ax belongs to R means those x belonging to S which are related to A. A comma x belongs to R means x is related to A. So elements of an equivalence class are called its representatives. तो अभी आगे चलेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स जो इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस. और ये दोनों की दोनों थ्योरम्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं अपने रिजल्ट्स की वजह से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी. सो थ्योरम की स्टेटमेंट है. थ्योरम नंबर 1 जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की थी, तो यहां से मेरी स्टार्ट हो रही है थ्योरम नंबर 2. तो थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है: लेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट S. R हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वही बात है जिसको हमने किसी सेट S के ऊपर डिफाइन कर रखा है. और ये क्या है? डिनोट्स द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू S. और ये है A की इक्विवेलेंस क्लास. तो क्या क्या रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं? नंबर 1, A बिलोंग्स टू क्लास A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू S. जो एलिमेंट, अब जिस एलिमेंट की हमने क्लास बनाई है वो एलिमेंट खुद भी उस क्लास में जरूर प्रेजेंट होगा. ये फर्स्ट कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है. द सेकेंड पॉइंट इज इफ P बिलोंग्स टू क्लास A. अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की क्लास में है तो इसका मतलब उन दोनों की क्लास सेम होगी. देन क्लास P इज इक्वल टू क्लास A. ये सेकेंड पॉइंट हमें वेरीफाई करना है. और थर्ड पॉइंट, either class A equals to class B और class A intersection class B is phi. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब है कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं या तो वो सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, या फिर वो डिसजॉइंट होंगी, या फिर वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस में अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे तो या तो सभी के सभी एलिमेंट्स आपको सेम मिलेंगे या फिर एक भी एलिमेंट उनमें सेम नहीं मिलेगा. तो इन दोनों में से एक बात जरूर रहेगी. ये हमने थर्ड पॉइंट में वेरीफाई करना है. तो चलिए वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी का प्रूफ करेंगे. तो पहले प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि A बिलोंग्स टू क्लास A. जिस एलिमेंट की हमने क्लास बनाई है वो एलिमेंट जरूर उस क्लास में प्रेजेंट होगा. तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव. सो A रिलेटेड टू A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू S एंड वी आर क्लेमिंग this thing because of the reflexive property.
सो अगर A रिलेटेड टू A हो गया तो A की क्लास में कौन से मेंबर लिखने होते हैं जो A से रिलेटेड है, और अगर A इटसेल्फ रिलेटेड है तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू क्लास। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अभी सेकंड पार्ट के प्रूफ पे चलेंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्लास में है तो उस एलिमेंट की क्लास और जो एलिमेंट दूसरा हमने लिया था उसकी क्लास वो दोनों सेम होंगी, दोनों की क्लासेस फिर एक ही होंगी। ये नहीं है कि अगर P जो है A की क्लास में है और P जो है B की क्लास में है और A और B की क्लास अलग अलग है, ये नहीं होगा। अगर P A की क्लास में है तो इन दोनों की क्लास सेम ही होगी, कोई P की क्लास कोई और दूसरी क्लास में वो नहीं जा सकता। तो देखिए इसको कैसे वेरीफाई करना है। इफ P बिलोंग्स टू क्लास A, अभी वही बात, P क्लास A में क्यों आ रहा है? अगर P क्लास A में आ रहा है तो इसका मतलब P जो है वो A से रिलेटेड है, तभी A की क्लास में वो आएगा, अदरवाइज वो A की क्लास में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब हमें क्या वेरीफाई करना है? क्लास P इज इक्वल टू क्लास A। तो देखिए इसमें इसको प्रूव करने का क्या लॉजिक रहेगा। हमें प्रूव करना है क्लास P इज इक्वल टू क्लास A, ये हमें वेरीफाई करना है। क्लास P इज इक्वल टू क्लास A। तो इसके लिए क्या लॉजिक रहेगा? हम क्लास P को सबसेट बनाएंगे क्लास A का, और क्लास A को सबसेट बनाएंगे हम क्लास P का। तो उसके लिए कैसे प्रोसीजर काम करता है हमारा? हम इसमें से एक एलिमेंट B लेंगे क्लास P में से, और ये एलिमेंट शो कर देंगे क्लास A को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्लास P इज द सबसेट ऑफ क्लास A। इसी तरह से फिर हम कन्वर्सली करेंगे, क्लास A से एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव कर देंगे वो एलिमेंट क्लास P को भी बिलोंग कर रहा है। अभी देखिए कैसे इसको कंटिन्यू करना है। तो B बिलोंग्स टू हमने क्लास P लिया था, तो इसका मतलब B जो है वो रिलेटेड टू P हो गया। अब इन दोनों स्टेप्स को देखिए ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, B रिलेटेड P और P रिलेटेड A, इन दोनों स्टेप्स को अगर आप ध्यान से देखें, इनमें ट्रांसटिविटी की प्रॉपर्टी नजर आएगी आपको। B रिलेटेड P, ये P पे खत्म हुआ और ये P से स्टार्ट हुआ, P रिलेटेड A। तो ट्रांसटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये जो B है ये किसके साथ रिलेट होगा? A के साथ। तो B रिलेटेड A आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर B रिलेटेड A है, B किस में पहुंच गया? क्लास A में। स्टार्ट कहां से किया था हमने? B बिलोंग्स टू क्लास P, अब पहुंच कहां पे गए? B बिलोंग्स टू क्लास A। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लास P इज द सबसेट ऑफ क्लास A। अब कन्वर्सली चलते हैं। अब क्लास A को सबसेट बनाना है क्लास P का, तो उसके लिए क्लास A में से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करेंगे। लेट C बिलोंग्स टू क्लास A, तो इसका मतलब C जो है वो A से रिलेटेड हो गया। अब हमारे पास और क्या गिवन था? P रिलेटेड A, ये तो हमारे पास कंडीशन दोनों के ऊपर ही अप्लाई करनी है ना, दोनों केसेस में। तो P रिलेटेड A ये तो गिवन है ही। अब P रिलेटेड A को मैं एक काम ये कर रहा हूं, यहाँ पे A रिलेटेड P में भी चेंज कर सकता हूं, क्योंकि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है। अगर P रिलेटेड A है तो A रिलेटेड P भी जरूर होगा। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, C रिलेटेड A और A रिलेटेड P। अब इनमें ट्रांसटिविटी की प्रॉपर्टी लग रही है, ये देखिए C रिलेटेड A, ये A पे खत्म हुआ और ये वाला A से शुरू हो गया। तो किन में रिलेशन बनेगा? C रिलेटेड P में, ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देखिए अगले स्टेप, यूजिंग द ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी। तो C रिलेटेड P अगर आ गया तो इसका मतलब C किसको बिलोंग कर गया? क्लास P को। स्टार्ट कहां से किया था? C बिलोंग्स टू क्लास A, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास आ गया क्लास A इज द सबसेट ऑफ क्लास P, और इसको मिला के हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों स्टेप्स को, ये एक दूसरे का सबसेट है, हेंस क्लास A इज इक्वल्स टू क्लास P, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये हमारे पास था सेकेंड पार्ट का प्रूफ। अभी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना था कि या तो A क्लास और B क्लास सेम होगी, आइदर क्लास A इज इक्वल टू क्लास B, और तो क्लास A इज इक्वल टू क्लास B अगर होगा तो ये चलेगा। अभी हम इसमें क्लास A इज इक्वल टू क्लास B होगा, या फिर
क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी फाई होगा। ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। तो अभी क्या करेंगे इसमें, ये दोनों में से एक चीज हमें प्रूव करनी है। मान लीजिए पहले आपने इंटरसेक्शन करी और वो एम्प्टी आ गई, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, और एक कंडीशन हमने कह दिया कि अगर फाई आ गया तो इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू होगी, थर्ड पार्ट का प्रूफ हमारा कंप्लीट होगा। तो मेन बात कहां से शुरू होगी, अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है हमारी, इफ क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी इज नॉन एम्प्टी, तो इस केस में हमें क्या वेरीफाई करना है कि क्लास ए इज इक्वल्स टू क्लास बी हो। अब अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा इस इंटरसेक्शन में। लेट पी बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब पी जो है क्लास ए को भी बिलोंग करेगा और पी क्लास बी को भी बिलोंग करेगा, कॉमन एलिमेंट होगा। तो अभी सेकेंड पार्ट, या सॉरी फर्स्ट पार्ट जो था इस थ्योरम का, वो हमें क्या कहता था, अगर यहाँ पर मैं ठीक करना चाहूंगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात होगी, सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम जो अभी हमने प्रूव किया। तो सेकंड पार्ट हमें इस थ्योरम के लिए क्या कह रहा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे की क्लास में जाता है तो उसकी क्लास और उस एलिमेंट की क्लास जो है वो सेम होगी। तो P belongs to class A, that's why class P equal to class A, और P belongs to class B, that's why class P is equal to class B। तो इन दोनों को आप देखिए, ऑब्वियसली क्लास A इक्वल्स टू क्या आ रही है, क्लास B। तो यही हमने थर्ड पार्ट में वेरीफाई करना था। उम्मीद है ये थ्योरम 2 आपको समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे थ्योरम नंबर 3 के ऊपर। थ्योरम नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है लेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशंस वाले जो मेरी वीडियोस थी लेक्चर नंबर 4, उसमें ये वाला थ्योरम जो था मैंने डिस्कस किया था, इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, बट इसके रिलेटेड सिर्फ वहां पर आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई थी कि कैसे ये थ्योरम का रिजल्ट वर्क करता है विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब इसी सेम थ्योरम का हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो मैं एक बार फिर से इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहूंगा। लेट कैपिटल R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट S, देन द डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ R फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ S। तो ये जो क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस की जो कलेक्शन बनती है, ये हमारे पास क्या फॉर्म करती है, उस सेट S की पार्टीशन। और कन्वर्सली अगर किसी सेट की हमारे पास पार्टीशन है तो हम उस सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और यही वाले जो पार्टीशन में सेट हैं यही इक्विवेलेंस क्लासेस उसकी बन जाएंगी। दैट हैज द सेट्स AIs एज इट्स इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इस थ्योरम का अभी हमें प्रूफ देखिए कैसे कंप्लीट करना है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, द नेसेसरी कंडीशन इसकी, फिर इसके कन्वर्स पे आएंगे। तो इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है और प्रूफ करना है जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो S की पार्टीशन बनाती है। तो फर्स्टली सपोज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट S, वी हैव टू प्रूव डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑफ S। We shall complete necessary part of the theorem in the following 2 steps। अगर आपको पार्टीशन इसको प्रूव करना है तो पार्टीशन की जो 2 कंडीशंस होती हैं, नंबर 1 इन इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन करके आपके पास सेट S आना चाहिए, और जो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनकी, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, फाई। पार्टीशन की यही 2 कंडीशंस हमारे पास रहती है, क्योंकि ये देखिए हमने पिछली थ्योरम में प्रूफ किया या तो ये बराबर होंगी, ठीक है, या तो ये बराबर होंगी या इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, एम्प्टी आनी चाहिए, ये इक्विवेलेंस क्लासेस की। और अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू प्रूव हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास कलेक्शन है इक्विवेलेंस क्लासेस की, ये क्या फॉर्म करती है, पार्टीशन। पिछली वीडियो में मैंने पार्टीशन की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करी थी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि पार्टीशन की डेफिनेशन में ये 2 कंडीशंस होती हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हमें अब इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए वेरीफाई करनी है। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसका प्रूफ होगा, ये दोनों कंडीशंस कैसे वेरीफाई होंगी हमारी। तो पहले यूनियन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। S को हमें यूनियन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस बनाना है। तो S का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया हमने,
और आर क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो ए रिलेटेड ए हो गया। तो ए इसका मतलब किसको बिलोंग करता है, क्लास ए को। अब अगर ए किसी क्लास में आ ही गया तो यहां पर तो सभी क्लासेस की यूनियन कर रखी है, तो इसका मतलब अगर एक भी क्लास में आ गया तो इस यूनियन में भी आ गया। तो कहां से चले थे हम, ए बिलोंग्स टू एस, और पहुंच कहां पे गए, ए बिलोंग्स टू यूनियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस इज द सबसेट ऑफ द यूनियन। और हमें अगर इनको इक्वल प्रूफ करना है तो कन्वर्सली भी बताना होगा कि ये जो है ये भी एस का यूनियन जो है ये भी एस का सबसेट होगी। तो ये तो जाहिर सी बात है ये एस का सबसेट होगी ही, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लासेस की जो हम यूनियन कर रहे हैं इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे सेट के तो हमें लेने ही नहीं है, हमें सिर्फ किस सेट के लेने हैं, एस सेट के। तो यूनियन करने के बाद जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा, जो भी सेट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा वो जाहिर सी बात है एस का ही सबसेट होगा। तो इसी वजह से एस और ये यूनियन ए बिलोंगिंग टू एस क्लास ए ये दोनों इक्वल है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे इसके मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना था कि क्लास ए और क्लास बी अगर बराबर नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। तो अगर क्लास ए क्लास बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी भी नहीं होगा। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, दिस सिंबल डिनोट्स द रिलेशन, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो मान लीजिए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर क्या होगा, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमनली होगा, क्लास ए में भी होगा और क्लास बी में भी होगा। और जैसे हमने पिछली थ्योरम में डिस्कस किया था, अगर P क्लास A को बिलोंग करता है तो क्लास P इक्वल टू क्लास A भी होगी, और P अगर क्लास B को बिलोंग करता है तो क्लास P इक्वल टू क्लास B भी होगी। इसका मतलब तो क्या हुआ, क्लास A इक्वल टू क्लास B, और ये इस पॉइंट के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है क्योंकि हमने सपोज किया था क्लास A नॉट इक्वल टू क्लास B। सो हमारी ये सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। दैट्स वाई क्लास A इंटरसेक्शन क्लास B, सॉरी यहां पर मैं ठीक करना चाहूंगा, तो क्लास A इंटरसेक्शन क्लास B हमारे पास क्या हो गई, इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों कंडीशंस हमने प्रूव करी हैं जो ये शो करती हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लासेस की जो कलेक्शन है वो एस सेट की पार्टीशन फॉर्म कर रही है। अब इसके कन्वर्स पे आते हैं। कन्वर्सली लेट दिस इज द पार्टीशन ऑफ एस, we have, that means we have these two conditions, union of ai's is equal to s and ai intersection aj equal to 5 for I not equal to j। अभी हमें क्या प्रूव करना है, इस पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास आ सकता है। तो हम ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे इस सेट में, तो ये देखिए आप, we define a relation on S as A related B if and only if A and B belongs to same AI। जो जो एलिमेंट्स इस पार्टीशन वाले सेट्स में से जो सेम सेट में बिलोंग करते होंगे वो एलिमेंट्स हम रिलेटेड मानेंगे। ये हमने रिलेशन बनाया है। अब हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे कि ये है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं रिपीट करता हूं, अगर A1 में मान लीजिए 0 1 2 है तो हम इन तीनों को आपस में रिलेटेड मानेंगे। 0 is related to 1, 0 is related to 2, 1 is related to 2। बट अगर अब इस सेट में मान लीजिए 0 1 2 लिया, A2 में हमने 3 और 4 लिया, तो 0 और 3 रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों डिफरेंट सेट्स में है। तो ये ऐसा ही रिलेशन है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको ज्यादा इलेबोरेट मैंने पिछली वीडियो में करा था, तो आप वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो A रिलेटेड B जो है हम तभी मानेंगे जब ये दोनों के दोनों एक ही सेट में बिलोंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए। तो पहले हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ऑब्वियसली ए रिलेटेड टू ए तो होगा ही, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है, वो दो एलिमेंट्स रिलेट हैं जो एक ही एआई में बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर तो कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ पर तो दोनों के दोनों सेम एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी एक एआई में तो जरूर होंगे, क्योंकि ये एआईज की कलेक्शन जो है पार्टीशन फॉर्म करती है। इन सेट्स में कोई भी एस सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो पेंडिंग नहीं रहा, तो ए जो है वो किसी ना किसी एआई में तो जरूर होगा। तो दैट्स वाई ए रिलेटेड टू ए तो हमेशा रहेगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, ए रिलेटेड बी है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम एआई। अब आप ए एंड बी लिख रहे हैं तो बी एंड ए भी तो लिख सकते हैं, ए बी एंड ए बिलोंग्स टू सेम एआई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी रिलेटेड टू ए।
अब ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांसिटिविटी के लिए आप क्या लेकर चलते हैं, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। अब अगर आपने ए रिलेटेड बी लिया है तो ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम ए आई, और इसी तरह से बी एंड सी बिलोंग्स टू सम सेम ए जे। अब ए और बी ए आई में है, बी और सी ए जे में है, लेकिन ये दोनों सेम ही होंगे। देखिए वो कैसे, हम यही क्लेम करते हैं ए आई और ए जे ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आप इनको सेम नहीं लेते? मान लीजिए आप कहते हैं ए आई नॉट इक्वल टू ए जे है, तो क्या होगा, ये अगर डिफरेंट है तो इन दोनों में ये एलिमेंट जो है बी, ये कॉमन हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू ए आई इंटरसेक्शन ए जे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि पार्टीशन है, ए आई की कलेक्शन पार्टीशन है, उस पार्टीशन की यही कंडीशन होती है, अगर वो डिफरेंट है तो उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो अगर आप मान रहे हैं ए आई नॉट इक्वल टू ए जे, तो इनमें एक बी एलिमेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है, ए आई इक्वल टू ए जे ही होगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों ए बी सी एक ही सेट में है, और बी को छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ ए और सी से काम है, तो सीधा हम लिखेंगे ए एंड सी बिलोंग्स टू सेम ए आई, हैंस ए इज रिलेटेड टू सी। तो आप देख सकते हैं ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग।